ना हो पाए। ना हो पाए। फेवरेट स्टूडेंट है सर इकोनॉमिक्स टीचर का बता देगा नहीं बताएगा ना शायद क्या होता है एक्चुअली सुबह मेरा नींद नहीं खुलता 10 बजे तक, फिर 12 बजे क्लास लेने आऊंगा तो दिक्कत है ना इसी। कुछ नहीं होगा आप बाहर देख पढ़ाऊंगा लगना है तो भी तो मैं जा रहा नहीं बोला कोई नहीं है सब बोलोगे स्टूडेंट से डिमांड है कि टीचर पढ़ता है तो वही सर कुछ नहीं करते प्रिंसिपल सर कुछ नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे हमको ये वाले इकोनॉमिक्स टीचर नहीं पढ़ना है नहीं नहीं चाहिए, तुम पढ़ो आराम से, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, तुम लोग जबरदस्ती नाटक कर रहे हो, नहीं पढ़ाते हैं अच्छा। टारगेट करते रहेंगे तो किसको पसंद आएगा पढ़ाना ठीक है जो भी है, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, अच्छे से पढ़ो। ठीक है चलो, आपको कैसे पता सर मैं जानता हूँ। सर को नहीं पढ़ाना चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आधे बच्चे आज छुट्टी में हैं। हम लोग 3 प्रकार का डेफिसिट पढ़े थे। एक था रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा था फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा था प्राइमरी डेफिसिट, है ना। 3 प्रकार का डेफिसिट। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, आज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखो, समरी समरी बन जाएगा, यहीं पे बगल में लिखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक, फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। पल्लवी, स्कूल के इकोनॉमिक्स टीचर का बात हो रहा था, ठीक है, ये पूछ रही है क्या बात हो रहा है, मेरे को भी जानना है तो मैं बता दिया। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, अब ये ज्यादा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, ज्यादा होना बुरी बात है कंट्री के लिए। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है, कम होना अच्छी बात है, ज्यादा होगा तो कंट्री के लिए खराब है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होगा तो कंट्री के लिए अच्छा है, और प्राइमरी डेफिसिट अगर कम होगा तो कंट्री के लिए खराब है। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो ऑपोजिट चलता है, बाकी दोनों क्या है, सीधा चलता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जो ऑपोजिट चलता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, चलो अब ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। प्राइमरी डेफिसिट में हम लोग खाली हमको कुछ 2 पॉइंट फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, चलो प्राइमरी डेफिसिट को ही पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग्स, मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, उसके बाद द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड interest commitment and accumulated debt. Primary deficit reflects the extent to which, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, extent to which such interest commitment have compelled the government to borrow in the current period. मतलब पास्ट इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से हमको कितना नया लोन लेना पड़ा, मतलब इंटरेस्ट देने के लिए फिर से कितना लोन लेना पड़ा, वो हमको क्या बताता है, कौन बताता है, प्राइमरी डेफिसिट बताता है। ठीक है, चलो उसके बाद इंप्लीकेशंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट पढ़ लिए थे हम लोग। अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्या लिखा है, इन इंडिया इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स। क्यों इंडिया का इंटरेस्ट पेमेंट क्यों बढ़ गया इतना ज्यादा, क्योंकि हर बार इंडिया का क्या होता है, डेफिसिट होता है। जब हर बार डेफिसिट होता है तो वो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, मतलब वो डेफिसिट को मेकअप करने के लिए इंडिया क्या करता है, नया लोन ले लेता है, या तो आरबीआई से ले लेता है, या तो पब्लिक से ले लेता है, या तो फॉरेन गवर्नमेंट से ले लेता है। तो जब लोन ले लेगा गवर्नमेंट नया, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो उसका ऑब्वियस सा बात है, प्राइमरी डेफिसिट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, है ना। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरिंग हैव ग्रेटली इंक्रीज द फिस्कल डेफिसिट। टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट,
इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है नहीं। हमको फिस्कल डेफिसिट को, मतलब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है प्राइमरी डेफिसिट भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए हम जो लोन लाए हैं उसको रीपे करना पड़ेगा। अगर लोन को रीपे नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट लगता रहेगा, इंटरेस्ट लगता रहेगा तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहेगा। तो उसको रीपे करने, लोन हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है ही नहीं लोन रीपे करना, ठीक है। कहां से लोन रीपे करेगा गवर्नमेंट, पैसा कहां से लाएगा? खुद का खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, आधा से ज्यादा खर्चा ही नहीं चला पा रहा है गवर्नमेंट, वो कहां से पैसा लाएगा जो लोन रीपेमेंट करेगा, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलो अब ये तुम्हारा तीनों का डिफरेंस लिखना तुम्हारे लिए होमवर्क है, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फॉर्मूला में, सारे फॉर्मूला देखना, एक शॉर्ट में दिया हुआ है, समरी बनाया हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और आखिरी वाला प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तीन फॉर्मूला टोटल है, और ये बीच का जो दिया है ना, ये वही फॉर्मूला को घुमा फिरा के लिखा है फिर से, ठीक है। सेम फॉर्मूला को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इतना सारा फॉर्मूला लर्न करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर सेकंड वाले फॉर्मूला को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हमारा बाकी सारा फॉर्मूला अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आखिरी दो टॉपिक, एकदम छोटा छोटा दो थ्योरी टॉपिक है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर होगा कंप्लीट। फिर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कुछ वो करेंगे, और एमसीक्यू है कुछ वो करेंगे, ठीक है। होमवर्क भी मिलेगा आज, है ना, कल छुट्टी भी है। चलो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नाम से क्या दिख रहा है? वो एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग में लिया गया है उसको बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग के अंदर कंसिडर नहीं किया गया है उसको बोलेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अच्छा ये कौन सा प्लानिंग का बात हो रहा है? बजट जब बनाते हैं, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर बजट के अंदर कंसिडर किया गया है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लान एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर बजट के अंदर कंसिडर नहीं किया, बजट तो पहले बन जाता है ना, 1 अप्रैल को ईयर चालू होने वाला है, बजट कब आ जाता है? फरवरी में आ जाता है, ठीक है। वो बनना कब शुरू होता है? नवंबर दिसंबर से बनता है, तब जाके फरवरी में आ पाता है, 3-4 महीना लगता है बनने में। तो पहले हमको प्लान करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में क्या क्या खर्चा हम लोग करने वाले, तो वो सारे खर्चा जो वो प्लानिंग में कंसिडर किया गया है उसको हम बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। और वो सारे खर्चा जो प्लानिंग में का पार्ट नहीं है, अलग से हमको खर्चा करना पड़ रहा है, वो क्या होगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। आओ देखते हैं क्या लिखा है। प्लान एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर refers to expenditure that is incurred on the program detail in the current 5-year plans। जो करंट 5-year प्लान है अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग खर्चा कर रहे हैं, जिसको हम बजट के अंदर क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, ठीक है। 5-year प्लान तो पता है, पढ़ लिए हैं 5-year प्लान्स, अभी नहीं है फिलहाल, 5-year प्लान्स तो पता है ना, ठीक है। वो अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बजट बनाए और उसको हम बजट के अंदर इंक्लूड किए हैं तो वो हमारा क्या होगा? प्लान एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, इरिगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जनरल इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज, ये सारा क्या है? प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब ये कौन सा प्लानिंग? एक तो 5-year प्लान के अंदर होना चाहिए, मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग हो रहा है। दूसरा अगर वो उसके अंदर है मतलब ऑटोमेटिक वो हमारे बजट के अंदर में होगा, ठीक है, क्योंकि बजट किसके अकॉर्डिंग बनता है? प्लान, जो हमारा 5-year प्लान है, जो गोल्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बजट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर refers to expenditure other than the expenditure incurred on the current 5-year plan। वो खर्चे जो हमारे प्लान के बाहर हैं। अब ये प्लान के बाहर होगा तो ऑब्वियसली बजट के भी बाहर होगा, ऑब्वियस सा बात है ना। अगर हमारे करंट 5-year प्लान के बाहर अगर कोई खर्चा हो रहा है मतलब वो हमको पता ही नहीं था, अलग से हो रहा है वो खर्चा, ठीक है, तो वो खर्चा हमारे बजट के भी बाहर होगा, ऑब्वियस सा बात है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, सब्सिडीज एक्सेट्रा, इट इज इंकर्ड ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर इट मस्ट फॉर एवरी कंट्री। ये क्या होता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। और प्लान एक्सपेंडिचर जो हमारे करंट 5-year प्लान का हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो अभिप्सा, अरमान, केशव, ख्याति, मोनालिसा, पल्लवी, पूनम, राहुल, सागरिका, संचिता, सोनू, चलो ठीक है। संडे को इतने जन आ गए वही बड़ा बात, और यहाँ आने वाले तो महान है।
डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम पढ़ो, नाम में क्या लिखा है, वो एक्सपेंडिचर जिससे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जिससे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट का एसबीआई बैंक। चलो ठीक है, और ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया, बुक में मत लिख देना ये। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है हमेशा। हम हमारा भी अगर एक्सपेंडिचर को एनालिसिस करें तो हम लोग दो प्रकार का खर्चा करते हैं, एक वो खर्चा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है और दूसरा खर्चा जो मेंटेनेंस के लिए होता है। खाना खा रहे हैं तो वो कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं है, खाना खाने का खर्चा मेंटेनेंस खर्चा है, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सिंपल सा बात है। वैसे ही गवर्नमेंट को चलाने का जो खर्चा है, ठीक है, वो खर्चा क्या होता है, हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस होता है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। और दूसरा एक्सपेंडिचर एक होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम वो खर्चा करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आएगा। जैसे तुम अपना अगर खर्चे की बात करो, नया गाड़ी खरीदे, नया घर खरीदे, तो ये क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर है। लेकिन खाना खा रहे हो, कपड़ा पहन रहे हो, तो क्या ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर है, ये मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है। जैसा जिंदगी है उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। करंट एसेट जो है तुम्हारे पास उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा, इतना बड़ा घर बना लिया, मान लो एक बहुत बड़ा घर बना लिया, ठीक है, अब उसको मेंटेन करने के लिए तो खर्चा चाहिए ना, हर 2 साल 3 साल में कलर करवाना पड़ेगा, जो भी थोड़ा मोड़ा खराब होगा उसको ठीक करना, तो क्या उससे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर एक फ्लोर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करवा लिए तो वो क्या है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो वही गवर्नमेंट वो खर्चा जिससे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा जो मेंटेनेंस के लिए काम आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिससे कुछ इकोनॉमिक या फिर सोशल डेवलपमेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन। अच्छा, ये एजुकेशन और हेल्थ कैसे डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च, तो चलो ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर कैसे डेवलपमेंट है। अगर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च, देखो दो प्रकार का एसेट होता है, ठीक है, एक होता है फिजिकल एसेट और दूसरा होता है सोशल एसेट, ठीक है। फिजिकल एसेट तो लैंड, बिल्डिंग, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ब्रिज, हॉस्पिटल, घर द्वार, ये सारे आ गए फिजिकल एसेट के अंदर। और सोशल एसेट जो होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग पढ़े लिखे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग हेल्दी है बहुत, तो वो क्या, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारा बुक में एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हुआ है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात हुआ है। सोशल डेवलपमेंट करने का दो तरीका होता है, एक तो हमारा एजुकेशन और दूसरा हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अगर एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ सर्विसेज अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो तुम जो तुमको दिखाई दे रहा है वो सारे क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सोशल एसेट जो होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ऑब्वियसली पढ़ा लिखा इंसान है, एक कंट्री में सब पढ़े लिखे हैं, तो वहां के लोगों का क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग ही होगा। अगर एक कंट्री में सब हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है उनको, सब मतलब फिट एंड फाइन है, तो ऑब्वियसली वहां का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ही होगा। तो दो प्रकार का खर्चा होता है, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरा होता है सोशल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, ये तीनों किसका पार्ट है, ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या इंडिया में एसेट मान के चलते हैं। अगर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके पल्लवी, मोनालिसा, एजुकेशन में भी बदलाव आता है सर, सही बात है, इसीलिए पढ़ो, है ना। एजुकेशन से अगर बदलाव आता है तो पढ़ाई करना जरूरी है। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन एसेंशियल जनरल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस, जस्टिस एक्सेट्रा। ये जो पुलिस वालों को सैलरी मिल रहा है, ये जो जज लोगों को सैलरी मिल रहा है,
ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो रहा है, डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सबको हम क्या बोलते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, इससे कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बल्कि इससे क्या चल रहा है, हमारा मेंटेनेंस चल रहा है। ठीक है, क्या डेवलप हुआ उससे, क्या करोगे तो स्ट्रॉन्ग होकर, झगड़ा करेंगे तो बच जाएंगे, बस वही तो है, और क्या। ठीक, इंडिया कब झगड़ा करता है? चलो ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट। अब क्या किया जाए, अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर में। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है। फटाफट शुरू करना, खुद से करना है सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, 35 करोड़। If revenue receipt are 70 crores and capital expenditure is 120 crore, how much is the revenue expenditure? फॉर्मूला लगाओ और फाइंड आउट करो। सोच समझ लो अच्छे से, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। एक 105 लॉक कर दें? हाँ, सोच लो ध्यान से, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जो काम के नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच समझ के बताना। सोनू, वेरी गुड। इधर पलक, क्या होगा आंसर, नहीं पता। अच्छा ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ। रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने बोला है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्स ले लेते हैं, माइनस रेवेन्यू रिसीट क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 करोड़, इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट कितना दिया हुआ है 35, तो एक्स इक्वल्स टू 105, रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 105। ये 120 करोड़ किसी काम का नहीं है। ठीक है, कैपिटल से हमको क्या मतलब जब हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं तो। ठीक है, 120 सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। संचिता गलत, 105 है ये। ठीक है, तो 120 क्या दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरेस्ट पेमेंट एज पर गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर आर 1,40,000 crores. If total borrowing requirement of the government are estimated to be 2,70,000 crores, how much is the primary deficit? फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का, सफा क्या फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट, क्या माइनस एफडी बोलने से, अच्छा फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमको कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, क्या फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट। दिखाई दे रहा है फिस्कल डेफिसिट, कुमकुम कहीं दिखा हुआ दिख रहा है फिस्कल डेफिसिट दिया हुआ है, दिया है, कहाँ दिया, बोरोइंग इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो अब बोरोइंग कितना दिया हुआ है गवर्नमेंट का, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट 2,70,000 करोड़, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया है 1,40,000 करोड़। ये कितना आएगा आंसर 1,30,000 करोड़। ठीक है, ये क्या है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, केशव पूनम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ गवर्नमेंट बजट primary deficit is 12,000 crores and interest payment is 7,000 crore. How much is the fiscal deficit? 19,000 कंफर्म। आओ कुमकुम सबको बताओ यहाँ पे लिख के आ जाओ, लो माइक, अरे करके तो बताओ, क्या है सब देखना चाहते हैं तुमको आता नहीं।
तुम आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं बोलते जाऊँ आज। बेइज्जती का बात नहीं है, एटलीस्ट क्या है, अब उस दिन क्या हुआ देखो 11th क्लास में। आ जाओ, यहाँ आ जाओ सामने। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 12,000 इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस 7,000, 19,000 इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। वेरी गुड। देखो तुम आके लिख भी नहीं पाए, कम से कम लिखा तो। मोनालिसा बोल रही है कुमकुम को बहुत दिन से नहीं देखी हूं मैं। आज वीडियो कॉल कर लेना मोनालिसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, as per the government budget the interest payment are estimated to be 10,000 crores which is 40% of primary deficit. Calculate fiscal deficit. फटाफट देव तुमको करना है आसिफ, ठीक है। देखो सब अपने क्लास के बच्चे, ठीक है। मैं किसी को नहीं जानती, तो यार नहीं छोड़ कोई कैसे जाएगा। केशव मुझे नहीं पता, तुम लोग को आंसर निकालना है, स्क्रीन में करना है, सब बताएंगे राइट है या रॉन्ग। अभिप्सा 14,000। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एज पर द गवर्नमेंट बजट द इंटरेस्ट पेमेंट आर एस्टिमेटेड टू बी 10,000 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 10,000 करोड़, विच इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या है वो, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा, एक्स लेंगे, निकाल ही लो डायरेक्टली, कितना आएगा। 10,000 किसका 40% होता है? 25,000 का। 25,000 का 10,000 40%, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? 25,000, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? 25,000, ठीक है। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना, फिस्कल डेफिसिट। फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस 25,000 इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू 35, ठीक है। अब अभिप्सा 14,000 कैसे आया तुम्हारा? राहुल केशव वेरी गुड। हाँ ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 में आ जाओ। 3 चीज कैलकुलेट करना है, एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। शुरू हो जाओ फटाफट। फर्स्ट निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर निकालना है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया फर्स्ट का? 20, सब बोल रहे हैं 20, ठीक है। इधर भी सबका 20 आया, राहुल केशव सोनू सबका 20 आया, यहाँ पे भी सबका 20 आया। चलो नेक्स्ट निकालो फिस्कल डेफिसिट। कौन सा, सेकंड वाला? चलो यहाँ पे एक जन बोल रहा है 45, बाकी लोग बताओ 45 सही है या गलत है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है फॉर्मूला? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर?
कहाँ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर साइड आ गया। अब हमको क्या माइनस करना है इसमें से, टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो रिसीट क्या क्या है हमारे पास, 35, ये लोग 35 बोल रहे हैं, तुम 45 बोल रहे हो क्या? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोला है, ठीक है। तो ऊपर नेट ऑफ बोरोइंग तो दिया ही हुआ है तुमको, एक्सक्लूड करके ही दिया हुआ है बोरोइंग डायरेक्टली, तो वो तो दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट कितना है 80, तो 95 मतलब 110 प्लस 100 माइनस 95 माइनस 80। इंटरेस्ट पेमेंट को फिर से क्यों माइनस करना, इंटरेस्ट पेमेंट को फिर से क्यों माइनस कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट तो ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूडेड होगा, है या नहीं? इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब तुमको दिया गया है तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑलरेडी इंक्लूड होगा वहां पे, ठीक है। तो हमको अलग से रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट का अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला, ये कितना आ रहा है देख लो, 210 माइनस कितना आ गया ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये क्या होगा 35 माइनस 10 इक्वल्स टू 25, ठीक है। चलो वेरी गुड, सबका 25 आ गया। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है सब, इधर बता दो फटाफट सब क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब तुम्हारे लिए ये क्या है होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 6 हम देंगे जो पीडीएफ, चिंता मत करो, भरोसा रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, अभी बहुत है, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, उसके बाद आ जाओ एमसीक्यू में। अब बुक में भी दोगे ना? कौन सा बुक में, आंसर एक ही का किया हुआ है, टोटल एक का किया हुआ है और बाकी सब नहीं किया हुआ है जो। चलो आ जाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या होगा पलक पहला वाला आंसर, इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। क्या होता है उसकी जगह बजट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज होता है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड, कैपिटल रिसीट इंक्लूड टिक किया हुआ ये बोरोइंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है इसमें, लोन फ्रॉम आईएमएफ इज अ रेवेन्यू रिसीट, ऑब्वियसली नहीं होगा ये। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट, अगर हायर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी क्या ज्यादा होगा, सोच लो एक बार अच्छे से। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, सोच लो अच्छे से। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट ओवर रेवेन्यू रिसीट, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो बी और सी में सोच लो अच्छे से, कोई लोग बोल रहे हैं बी, कोई लोग बोल रहे हैं सी, क्या बी होगा कंफर्म, क्यों होगा बी, यहां कुछ और लिखा है क्वेश्चन, हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरी लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट बोला है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो क्या फिस्कल, अच्छा सी क्यों नहीं होगा, ठीक है। बी क्यों होगा बताओ, हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट, क्या ऐसा होता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होगा तो फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा होगा।
हाँ, हमको बोरोइंग ज्यादा करना पड़ेगा जिससे फिस्कल। अच्छा, थर्ड वाला देखो तो क्या है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग भी होता है, तो सी होना चाहिए राइट आंसर। सी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हो सकता है। तो अब क्या करेंगे एग्जाम में? हाँ, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट अ सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग करेगा तो फिस्कल डेफिसिट आएगा, ऑब्वियस सा बात आएगा। एक ऑप्शन ये बता देंगे क्या होगा बताओ? इसका दिमाग बोल रही है, एक ऑप्शन ये बना देंगे वो बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए? बी क्यों? रीजन जब तक नहीं समझोगे एग्जाम में फिर कंफ्यूजन आएगा, एग्जाम में फिर कंफ्यूजन आएगा। देखो बी क्या बोला है, ऑप्शन बी जो बोला है, हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू, नेसेसरी मतलब हमेशा ऐसा होगा कि फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा आएगा। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा आएगा। क्या जरूरी है ज्यादा आएगा फिस्कल डेफिसिट? अगर हम फिस्कल डेफिसिट कब आता है? जब बोरोइंग ज्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बोरोइंग नहीं करेंगे, एसेट सेल करेंगे तो बोरोइंग होगा नहीं, तो फिस्कल डेफिसिट नहीं आएगा, जीरो आएगा फिस्कल डेफिसिट। ये नेसेसरी, जनरली क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा होने से फिस्कल डेफिसिट भी ज्यादा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को मेकअप करने का दो तरीका है। एक तो या तो हम लोन ला सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एसेट को सेल कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट लोन लाता है तब क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा आएगा। लेकिन अगर लोन नहीं लाके एसेट को सेल करता है तब क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी वर्ड के वजह से ऑप्शन बी क्या है, गलत है, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्लियर है? अगर यहाँ पे नेसेसरी ऑप्शन नहीं होता, ये वर्ड नहीं रहता, तो बी भी करेक्ट होता, ठीक है। यहाँ पे नेसेसरी वर्ड लगा के उस आंसर को गलत बनाया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एस्चीट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, एस्चीट्स क्या होता है, होता क्या है एस्चीट्स? जब कोई लीगल हेयर्स है नहीं, ठीक है, किसी के प्रॉपर्टी के कोई लीगल हेयर्स नहीं है, मतलब उसके इनहेरिटेंस करने के लिए कोई आदमी और है नहीं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, सारा प्रॉपर्टी किसको चले जाता है, गवर्नमेंट को चले जाता है। तो ये कौन सा रिसीट हुआ, रेवेन्यू कैपिटल। एक्सपेंडिचर तो होगा नहीं, सीधा हिसाब है। रिसीट में रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। किसी को देना है वो एसेट, गवर्नमेंट का संपत्ति तो वो तो कोई भी रिसीट होगा तो गवर्नमेंट का कैश तो बढ़ेगा ही। गवर्नमेंट का कैश बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कोई भी रिसीट हो तो टैक्स कलेक्शन किया तब भी तो एसेट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, नहीं बढ़ रहा है? टैक्स जब कलेक्शन किया बढ़ रहा है, तो कैश पोजीशन बढ़ रहा है, तो क्या वो कैपिटल रिसीट हो गया? डेफिनेशन में देखो क्या है, अगर गवर्नमेंट कोई एसेट खरीद रहा है, ठीक है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में रिसीट के केस में क्या दिया हुआ है, एसेट रिड्यूस होने का दिया हुआ है, एसेट इंक्रीज होने का नहीं दिया हुआ, ठीक है। कैपिटल रिसीट किसको बोला जाता है, जब लाइबिलिटी बढ़ता है या फिर एसेट रिड्यूस होता है, एसेट इंक्रीज होता है वहां नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रिसीट हुआ, रेवेन्यू रिसीट हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट, बोरोइंग इज इक्विवेलेंट टू, बोरोइंग आर इक्विवेलेंट टू फिस्कल डेफिसिट, बच्चों का क्वेश्चन है। बोरोइंग इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज it creates a liability, it creates a liability. Question number 7, union budget is a budget of central government. Revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipt, ठीक है।
इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ देखते हैं कौन बताएगा. इंटरेस्ट इनकम इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9. सोनू वेरी गुड. राहुल वेरी गुड. अभिप्सा गलत. ख्याति वेरी गुड. इधर ए सी. क्यों सी? ए ए क्यों मत पूछो. ए तो ऑप्शन सी. ठीक है, क्यों होगा वो देखो. इंटरेस्ट इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू तो है ही. ठीक है, दो प्रकार का रेवेन्यू रिसीट पड़े थे, एक टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू. और रेवेन्यू रिसीट ही होता है इंटरेस्ट इनकम. तो जब ए और बी दोनों है तो कहां पे दिया हुआ है आंसर? ए एंड बी बोथ. नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है और रेवेन्यू रिसीट भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. In a government budget, revenue deficit is 50,000 crores and borrowings are 75,000 crores. The fiscal deficit will be. गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट 50,000 करोड़ है, बोरोइंग 75,000 करोड़ है. फिस्कल डेफिसिट निकालना है. पलक तुम निकालोगे, करो फटाफट. कैलकुलेटर दूं? नहीं लगेगा. वेरी गुड केशव. पूनम बुक क्या देख रहे हो? इतना सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोग. ज्यादा दोस्ती ज्यादा हो गया है ना. नहीं, दोस्ती इसका थोड़ा ज्यादा हो गया. चलो 75,000 करोड़. ठीक है, विच वन इज अ कैपिटल रिसीट? सोच समझ के बता. कौन सा इनमें से कैपिटल रिसीट है? सबसे पहला, लाइसेंस एंड कोर्ट फी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2014-15. financial help from Microsoft for the victims of flood affected area. Sale of 40% share of public sector undertaking to the private enterprise. और लास्ट वाला, प्रॉफिट ऑफ LIC, पब्लिक एंटरप्राइज. कौन सा इसमें से कैपिटल रिसीट होगा? राहुल वेरी गुड. सी. सी एक्सट्रीमली इजी था. सी होगा, है ना. क्योंकि फर्स्ट देखो, लाइसेंस एंड कोर्ट फी रेवेन्यू का पार्ट होता है. हमको क्या बोला? कैपिटल पूछा है. दिस इज रेवेन्यू. फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये भी रेवेन्यू. प्रॉफिट ऑफ LIC, ये भी रेवेन्यू. ठीक है, तो बचा एक क्या? कैपिटल. वो है सेल ऑफ 40% शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला है. ठीक है, सैलरी पेड टू आर्मी ऑफिसर्स, पेंशन पेड टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो, इंटरेस्ट पेड ऑन नेशनल डेट. बी ऑब्वियस सा बात है. नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन हो रहा है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? सरप्लस बजट लाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का बजट का? इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल डिस्पैरिटीज, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. राहुल वेरी गुड. इधर बी नहीं, क्या होगा फिर? नो आइडिया. सी हो सकता है. रीजनल, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज. रीजनल डिस्पैरिटी में गवर्नमेंट क्या करता है? रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट का क्या काम होता है वहां पे?
रीजनल डिस्पैरिटी मतलब अलग एक एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा, एसईजेड बनाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और जो एरिया बैकवर्ड एरिया वो एरिया में नया नया इंडस्ट्री सेटअप करेगा, ठीक है। तो वो उसमें तो कुछ सरप्लस बजट से रिलेटेड तो है ही नहीं वो। इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर हम लोग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को क्या डेफिसिट बजट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो डिटेल डिस्कशन था हमारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में, लेकिन हम लोग स्किप करके आगे आए हैं, तो स्किप करके आगे आएंगे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है, जब इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। अनस्टेबल या तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन हो गया तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है सरप्लस बजट, ठीक है। अब देखो बजट सरप्लस और बजट डेफिसिट क्या उसका इंप्लीकेशन होता है, सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर कम होगा, और डेफिसिट का मतलब क्या, एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होगा रेवेन्यू कम होगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में मनी सप्लाई का क्या पोजीशन होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ऑब्वियसली कम होगा, है ना। बिकॉज अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा है मतलब लोगों से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट कर लिया, खर्चा कम कर रहा है, तो लोगों के हाथ में तो कम पैसा बचेगा ना, है ना। तो मनी सप्लाई यहाँ पे क्या होगा, विल रिड्यूस, ठीक है। जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है तब क्या होता है, इन्फ्लेशन कम होता है अपने आप। जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो लोग कहां से सामान खरीदेंगे, जब सामान नहीं खरीदेंगे तो डिमांड नहीं आएगा, डिमांड नहीं आएगा तो प्राइस कम होगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है तब क्या आता है, इन्फ्लेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो ज्यादा प्राइसेस था प्रोडक्ट का प्राइसेस क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। चेन एक्टिविटी है, एक बार वो चेन को समझ लेने से वो हमेशा काम आएगा। मनी सप्लाई से सब कुछ रिलेटेड है, अगर लोगों के हाथ में पैसा है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, बिकॉज वो लोग उस पैसे को खर्च करेंगे, और अगर डिमांड आएगा, डिमांड आएगा तो फिर से प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ गया। अगर मनी सप्लाई नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड नहीं आएगा ऑब्वियस गुड्स एंड सर्विसेज का। जब डिमांड नहीं आएगा तो दुकान वाले क्या करेंगे, मजबूरी में प्राइस कम करेंगे, जब प्राइस कम करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा अपने आप, मतलब डिफ्लेशन वाला सिचुएशन आएगा। तो जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर कम होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होना मतलब टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, तो लोगों के हाथ से पैसा ले गया, एक्सपेंडिचर कम किया, उनको जो लोगों को खर्चा करना था, उसको जो मेंटेनेंस में खर्चा करना था वो क्या किया, बहुत कम किया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा बच गया बहुत सारा। रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है का मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसा बच गया। जब गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा बचने लगेगा तो लोगों के पास नहीं बचेगा, सिंपल सा बात। एक आदमी के पास पैसा हो सकता है ना, तो गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं बचेगा तो लोगों के पास बचेगा, गवर्नमेंट के पास बचेगा तो लोगों के पास नहीं बचेगा, ठीक है। जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। वहीं पे डेफिसिट के केस में क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट कर रहा है या फिर बोरोइंग कर रहा है कहीं से, तो लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगा। मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है, मैं मोदी सरकार हूं, ठीक है, अब मैं क्या किया, तुम लोगों से टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर रहा हूं और खर्चा कम कर रहा हूं, तो तुम्हारे हाथ में पैसा बचेगा, मेरे हाथ में ज्यादा बचेगा पैसा, तो उस केस में तुम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, पैसा रहेगा ही नहीं तो खरीदोगे नहीं, तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस क्या होगा, कम होगा मार्केट में, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगा। तो वो है हमारा सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन नंबर 2 में तुमसे मैं टैक्स मान लो 100 रुपए कलेक्ट किया, तुम्हारे ऊपर 200 रुपए खर्च कर दिया, तुम्हारे हाथ में कितना रुपए आ गया, 200 रुपए आ गया। पहले 100 था, वो मैं टैक्स के हिसाब से तुमसे ले लिया और तुम्हारे ऊपर 200 रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारे पास 100 रुपए ज्यादा हो गया। अब 100 से 100 था पहले, अब 200 हो गया ना तुम्हारे पास, खर्च करूंगा तो पैसा किसको मिलेगा, तुम ही को मिलेगा, तो पैसा सारा तुम्हारे हाथ में कितना आ गया, 200 आ गया। तो अब तुम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे, पहले 100 था, 100 में जितना खरीदते अब उससे ज्यादा खरीदोगे, ऑब्वियस सा बात है, डिमांड क्रिएट होगा।
जब डिमांड क्रिएट होगा, दुकानदार के पास डिमांड आएगा तो वो प्राइस बढ़ाएगा, तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस। क्लियर है? दो केस, वही चीज लिखा है, जब एक्सेस इन्फ्लेशन हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक है, जब इन्फ्लेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। मनी सप्लाई रिड्यूस कैसे होगा, जब सरप्लस बजट फॉलो करेगा तभी होगा। ठीक है, सरप्लस बजट मतलब रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, तो वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पार्ट में हमारा आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, which of the following conditions satisfy the concept of revenue receipt? Does not create a liability, does not reduce an asset. A और B या A and B, दो था यहां पे, मान लो ये नाइदर ए नॉर ए को, ये गलत ऑप्शन दिया, ए और बी या फिर ए एंड बी, और लगेगा या एंड लगेगा, कुछ जगह में एंड था, कुछ जगह में और था, कहीं कहीं पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था, कहीं पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए एंड बी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो रेवेन्यू के केस में एंड वाला कंडीशन लगता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It refers to the claim of the government on the property of a person who dies without leaving behind any legal heir or a will. Estates. ठीक है, चलो आज के लिए हो गया, सारा होमवर्क ही देना है मेरे को, दो ही ऑप्शन, या तो अभी करेंगे या तो होमवर्क में करेंगे। ठीक है, होमवर्क कर लेते हैं। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? रेवेन्यू रिसीट आर रेगुलर इन नेचर, देर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। हाँ, कैपिटल रिसीट आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एज दे लीड टू द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। सोच समझ के बताना, पढ़ लो अच्छे से चारों ऑप्शन को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तीन ठो करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला तुमको बताना है। क्या गलत है सी में? कैपिटल रिसीट आइदर क्रिएट्स एन एसेट, एसेट क्रिएट कैसे करेगा, आइदर रिड्यूस एसेट और क्रिएट्स अ लाइबिलिटी। ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, ये क्रिएट वर्ड इधर जाना चाहिए, रिडक्शन वर्ड इधर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑपोजिट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 17, फीस ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज। क्यों हम इसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं? बी और सी में एक होगा। ठीक है, अब बताओ बी होगा या सी होगा? इट नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और दूसरा है इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आगे पीछे करके, तो दोनों में से राइट कौन सा है? सी, बी। अच्छा, रिसीप्ट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो दो तरीके से आ सकता है, या तो बोरोइंग से, कैपिटल का बात कर रहा हूं, अगर मैं कैपिटल का बात कर रहा हूं तो या तो बोरोइंग से आ सकता है या तो एसेट को सेल करके आ सकता है। तो रेवेन्यू के केस में उसका ऑपोजिट ही लिखेंगे हम लोग। जब रेवेन्यू रिसीट वो पैसा होगा जिससे ना कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ना कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। इट नाइदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट। ठीक है, सी क्यों नहीं होगा? इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट, जब पैसा आ रहा है तो एसेट क्रिएट कैसे होगा? एसेट रिड्यूस होगा ना। जब पैसा आ रहा है,
पैसा भी आएगा और एसेट भी क्रिएट होगा, वो एसेट साइड 2 बार बढ़ जाएगा, लाइबिलिटी साइड कैसे बढ़ेगा? ठीक है, जब पैसा आता है तो या तो लाइबिलिटी क्रिएट होता है या तो एसेट रिड्यूस होता है, यहाँ पे एसेट क्रिएट का बात किया है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, गलत है, रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, if a budgetary deficit of a government is 25,000 crores and the borrowing and other liabilities are 7,000 crore, how much is the fiscal deficit? मेरे को नहीं पता, तुम बताओ। क्वेश्चन क्या बोला? फिस्कल डेफिसिट पूछा। ख्याति सोनू सोच लो अच्छे से, क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट पूछा है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग होता है, बोरोइंग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7,000 दिया हुआ है, तो जहां 7,000 है उसको टिक कर दो। तो अदर लाइबिलिटी बोरोइंग का तो पार्ट में दिया हुआ है ना, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज मतलब बोरोइंग का तो पार्ट के साथ दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें से? सी, जीएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ बजट? Which of the following are the component of budget? Capital budget, revenue budget, both A and B, neither A nor B. बोथ कैपिटल भी लेते हैं हम लोग, रेवेन्यू भी लेते हैं, ठीक है, दोनों हमारे बजट का पार्ट होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है, कहाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सब क्या है? होमवर्क है। कितना क्वेश्चन है देखें, 21 के बाद 50 तक है, ठीक है। तो अब 29 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क यहाँ का है और 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला होमवर्क है, ठीक है। चलो तो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो बाय बाय, कल छुट्टी है, हाँ।